कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या काम करती है ये कंपनी? ये कंपनी ड्राई पोर्ट्स मैनेज करती है, कंटेनर्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह माल का हस्तांतरण करती है और ये कंपनी एक नवरत्ना कंपनी है। इस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस कंपनी के 2-3 स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहता हूं। 1989 में इस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होता है। इस कंपनी के पास 60 इनलैंड कंटेनर डिपोज हैं। इनलैंड कंटेनर डिपोज मतलब जहाँ पे जैसे एक तुगलकाबाद में है, जहाँ पे आपके पास में एक जगह है, एक ज़मीन है जो किससे मिली है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आज की तारीख में इसके पास 60 इनलैंड कंटेनर डिपो है। इस वर्ष मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा 503 करोड़ रुपया। नेट प्रॉफिट, लॉस में नहीं है। और इससे पहले के भी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। हर साल दर साल ये कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। हर साल दर साल ये कंपनी डिविडेंड्स डिक्लेयर कर रही है। ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस कंपनी ने 304 करोड़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया और इस कंपनी का 54.8% हिस्सा भारत सरकार के पास है। 54.8% of shareholding is with Government of India and 45.2 is with other entities including private people, including financial institutions. ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इस कंपनी की मौजूदा मार्केट कैप है लगभग 40,000 करोड़। ये इसकी वैल्यूएशन है शेयर मार्केट में 2020-21 में जो डाटा आया उसके हिसाब से। अब सरकार ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी 54.8% जो हिस्सा है कॉनकर का, उसमें से 30.8% हिस्सा एक प्राइवेट पार्टी को डिसइन्वेस्ट करेगी और इसको इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दे दिया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय लिया। अब निर्णय लेने के बाद सुनिए, ये कंपनी कहाँ ऑपरेट करती है? हजारों एकड़ की जमीन इस कंपनी के पास कहाँ पर है? रेलवे साइड के आसपास। देश के 60 इनलैंड कंटेनर डिपो में से 24 इनलैंड कंटेनर डिपो किसके हैं? भारतीय रेल की जमीन पर। और भारतीय रेल 2020 से लीज लेती है 6% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड पर ईयर लीज लेती है इनसे। अब क्या प्रपोजल आ रहा है? क्या सरकार सोच रही है कि इस लीज को 6% को 2 से 3% कर दिया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भारत सरकार का प्रपोजल है जो उनकी सोच है। और ये सोच कह रही है कि पहले लीज होती थी 5 वर्ष की, अब लीज दे दी जाए 35 साल की। आप समझिए, आप पूरा, अभी इस कंपनी में और भी कई लोग आने वाले हैं और कौन कौन आने वाले हैं आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। 35 साल की लीज 6% की लीज को 2 से 3% पे कर दिया गया। मैं आपके सामने ये रेलवे बोर्ड का लेटर भी लेके आया हूं जिसमें लिखा गया है कि 1/4/2020 से ये कंपनी पर 6% लीज रहेगा। ये मैं आपको एनेक्शन में रेलवे बोर्ड का लेटर देने वाला हूं। और अब सोच ये हो रही है कि ये 6% जो लीज ली जाती थी उसको 2 से 3% कर दिया जाए और जो लीज पीरियड 5 वर्ष था उसको 35 वर्ष कर दिया जाए। और तो और 99% जो 35 साल की लीज है उसको अपफ्रंट ले लिया जाए। अर्थात क्या होगा इसके द्वारा? 99% जो लीज वैल्यू अपफ्रंट भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपनी जमीन के ऊपर लेगी तो उससे इस कंपनी को लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। इस कंपनी के पास 2,500 करोड़ के तो कैश रिजर्व्स है, पर 3.5 से 4,000 करोड़ वो लोन लेगी। अभी ध्यान रहे, इस कंपनी के पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है। अभी डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। उसको आपने 99 साल की 6% लीज को
2 से 3% करने की सोच चल रही है, 5 साल की लीज को 35 साल करने की सोच चल रही है, और जो लीज वैल्यू है उसका 99% अपफ्रंट ले लिया जाए, जिससे कि यह कंपनी में डेट आ जाए। अब आप समझिए, एक एक सवाल मैं पूछता हूं, और 5 सवाल और 5 मुद्दे हैं इस प्रियम्बल के साथ। पहला, क्या कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट पे कर रही है, मैं आपको इस कंपनी के प्रॉफिट बताना चाहता हूं, 2018 में 416 करोड़, 2019 में 520 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 304 करोड़ का प्रॉफिट, कंसिस्टेंट। कोरोना के दौरान भी इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया। क्या कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को कंसिस्टेंटली डिविडेंड पेइंग कंपनी, अरे ज्यादा डिविडेंड तो सबसे ज्यादा आप ही को मिल रहा है, भारत सरकार को ही मिल रहा है, 54.8% शेयर होल्डिंग तो भारत सरकार की है। क्या जरूरत है ऐसे डिसइन्वेस्टमेंट करने की? फिर चलो, पहले सवाल, नहीं हम तो करेंगे, हम नहीं मानते कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। क्या आपने आज तक सुना कि डिसइन्वेस्टमेंट का निर्णय होने के बाद कंपनी की लीज लाइसेंसिंग फीस 6% से 2 से 3% करने का सोचा जा रहा है? क्यों सोचा जा रहा है, किसके लिए सोचा जा रहा है? और गौरतलब है, मैं 2 वाक्य कोट करूंगा। एक कंपनी है जिसका नाम है APSEZ, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उन्होंने क्या कहा, और उनका कोट कर रहा हूं मैं, एक्वायरिंग कॉनकर विल बी ए ब्रीज। एक हवा का झोंका है कॉनकर को खरीदना, तो अभी बिकी नहीं है, उससे पहले उनका वक्तव्य है। दूसरा वक्तव्य, इट कैन इजीली एक्वायर स्ट्रेटेजिक टारगेट इन कॉनकर, मतलब कॉनकर के अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट APSEZ अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कंपनी है, वो कहती है हम इजीली कॉनकर को खरीद सकते हैं। अब हमारा ये सवाल है कि जो APSEZ के पास कई पोर्ट, कई एयरपोर्ट है, और ये कॉनकर के साथ आपके पास सारे ड्राई पोर्ट मान लो चले जाते हैं, तो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लॉजिस्टिक कौन कंट्रोल कर रहा है? एक कंपनी, एक मोनोपोलिक कंपनी। इस बात की क्या गारंटी है कि ये कंपनी, जो बिना अभी तक चालू नहीं हुई प्रक्रिया, उससे पहले ही कहा इट इज लाइक ए ब्रीज फॉर अस, वी कैन इजीली एक्वायर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल इन APSEZ। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो मोनोपोली बनेगी, जिससे कि भारत का पूरा आयात और निर्यात का लॉजिस्टिक इनके हाथ में आ जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे प्राइस एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा देश के लोगों का? इस बात को कैसे इंश्योर किया जाए? ये क्या जरूरत पड़ी कि विनिवेश के निर्णय के बाद आपने लैंड लाइसेंसिंग फीस को आधे से भी कम करने की सोच रहे हो, 5 साल को 35 करने की सोच रहे हो, अपफ्रंट फीस, और ये डेट क्यों दिया जा रहा है? आप समझिए, जीरो डेट कंपनी में डेट घुसा के उसकी वैल्यूएशन कम की जा रही है। कॉनकर के अंदर अभी 1 भी रुपये का भी लोन नहीं है, डेट नहीं है, पर आप अगर 35 साल की लीज को अपफ्रंट दे देंगे, उसके पास 2,500 करोड़ का ही कैश रिजर्व है, बाकी 3,500-4 हजार करोड़ उसको डेट लेना पड़ेगा। डेट लेते ही उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी। किसके लिए? ये क्यों? हमारा तीसरा मुद्दा है कि इज द प्रपोजल, जो लीज लैंड फीस को रिडक्शन करने का जो प्रपोजल है, क्या ये भारत के सरकार की जमीन को प्राइवेट पार्टीज के कॉमर्शियल यूज के लिए देने का एक बैकडोर चैनल तो नहीं है? क्योंकि आप 6% जो लीज रेंट पर साल लेते हो, जो 2021 में भी इस कंपनी ने दी है, उसको आप 2 से 3% करने की सोच रहे हो। हमारा चौथा सवाल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये जमीन किसकी है जहां पे कॉनकर के ICDs बने हुए हैं, इनलैंड कंटेनर डिपोज? ये जमीन है भारत के किसानों की। उन्होंने रेलवे को रियायती दर पर और कई जगह तो मुफ्त में दी थी, ताकि रेलवे का एक्सपांशन हो सके, रेलवे के अंदर और सुविधाएं आ सके, रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो सके। अब अगर रेलवे उस जमीन को यूज नहीं कर रहा है, तो क्या उन भारत के किसानों को वो जमीन वापस नहीं लौटानी चाहिए? ध्यान रहे, बहुत प्राइम लोकेशंस पर यह जमीन है, और छोटी जमीन नहीं है, यह हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, 100 एकड़ की जमीन है,
और प्राइम लोकेशन जिसको कि डेवलप किया है पिछले 40 साल में, 25 साल में इस कंपनी ने, उसको आप एक प्राइवेट पार्टी को क्यों देना चाहते हो, वो भी घटी हुई लीज रेंटल्स के द्वारा। और लास्ट में कि क्या ये जीरो डेट कंपनी को लीवर्ड कंपनी, डेट इंक्लूडिंग डेट कंपनी बना के वैल्यूएशन कम करने की तो साजिश नहीं है। साथियों, बिफोर आई एंटरटेन द क्वेश्चंस इन from you, I would like to brief you in English. Concor, that is the Container Corporation of India Limited, is a railway PSU, a Navratna company. It had commenced the business from the year 1989. Currently, this company is a market leader in the business. And currently this company have 60 ICDs, inland container depots. Out of 60 ICDs, 24 ICDs are on the railway land, the land which is owned by Indian Railway. Now, before I move ahead, I would like to give you some statistics of this company. This company is consistently showing the profits in last 10 years, I can say. I had checked for last 10 years. The market cap of this company is around 40,000 crore, and for FY20 the profit of this company is 503 crore. The dividend for FY20 paid by this company is 304 crore. This company, the shareholding is 54.8% of the shares of this company are held by Government of India, and 45.2% are held by the private parties, including financial institutions. Now, Modi government had decided that they are going to sell, they are going to disinvest 30.8% out of government holding of 54.8% in Concor, and they are also going to hand over the management control to the strategic buyer. Currently, Concor had 60 ICDs, that is inland container depots, and 24 are situated on the railway land. Railway Board policy dated March 19, 2020. This is the letter. As per this policy, it is written that for railway land license to Concor for the purpose of ICD, the land license fees for the period 17-20 was fixed white board letter, which is valid up to 31st March 2020. In other words, they are of the view that the ICDs which were on the railway land should be charged a license fees of 6%, and this 6% license fee is supposed to increase at the rate of 7% per annum. But currently, Modi government is considering to change the lease policy for industrial use of railway land, a change that will bring the land lease to 2 to 3% from the current level of 6%. This policy may extend the lease period from 5 years to 35 years. For this, Concor will require additional 3,500 crore rupees of debt after utilizing 2,005 crore rupees of their internal cash reserves. In this regard, we have 5 questions and demands from the government. Number 1, why a Navratna company, which is of strategic importance because the entire export and import movement is by this company. This company is a market leader, consistently generating a profit. This company is showing a consistent increase in the profit, declaring a heavy dividends to the government. If I can tell you that in last 4 years, the average dividend paid by Concor to its shareholders is 365 crore rupees. डिविडेंड भी दे रही है सरकार को, पर पता नहीं सरकार को इतनी चिढ़ क्यों है इससे. तो व्हाई यू हैड रिकॉग्नाइज दिस एज ए डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी इन द डेज टू कम. पॉइंट नंबर 2, once you have decided for disinvestment, why government is considering in change in the land licensing fees from existing 6% to 2 to 3%? What is the reason? Who is compelling you to do this thing? Why you are changing the lease period from 5 years to 35 years? What is the compulsion for you? Why you are asking the Concor to pay 99% of the total lease amount on the upfront basis?
Why you want to damage the balance sheet or financials of the Concur before the disinvestment? Is the only purpose to reduce the valuation of Concur? Is this the only purpose? Why government should answer? Honorable Prime Minister and the new Railway Minister, he might not be aware that Concur is also a company with him. He should try to answer. And now, this question is of more significance when APSEZ, Adani Ports and Special Economic Zones Limited, says, I quote, acquiring Concur will be a breeze, unquote. I quote again, it can easily acquire strategic target in Concur, I unquote. This is the statements by APSEZ. Before the company is sold, they are saying, it's very easy for us, it's like a breeze for us. The same group already has, I am talking about APSEZ, has ports and airports. If Concur and its dry ports also go to them, they will have the monopoly over the entire export and import of the country. What ensures us to believe that they will not exploit this monopoly for the commercial gains? What ensures us to believe that? My question number 3. Is the proposal to reduce the license fees is an indirect way to hand over the developed government land to a private party for commercial use? Is this the only objective? The government should answer this. My question number 4. How can a railway land acquired from farmers of our country at a concessional rate, and in many cases farmers donated their land for the railway expansion, maintenance and development free of cost? How you can give that land which was given by the farmers of the country at a concessional rate or at free of cost to a private party for commercial use? What is the motivation? If the railway is not able to use that land, we demand that the same land should be returned to the farmers of the country. And there is a provision under the Land Acquisition Act 2013 regarding that. That if the land is not used for the specified purpose, the land should be returned back to the original owners of that particular land. And last point number 5. Concur is a zero-debt company with a consistent profits, incomes, dividends. For paying 99% upfront fees, the Concur has to raise a debt of around 3,500 crore to 4,000 crore. These debts are going to hurt the valuation of the Concur adversely. Why you want to hurt or why you want to adversely impact the valuation of the Concur? These are my 5 questions on this issue. I am open for questions if you have any. मैं आपको ये जो रेलवे बोर्ड के सारे एनेक्शर्स हैं हमने मेल कर दिए हैं और ये प्रेस रिलीज़ भी मेल कर दी है। आपका इस बाबत कोई सवाल हो तो मैं आपके सवालों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। रेलवे नहीं बिक रहा है, ट्रेनें बिक रही है, स्टेशन बिक रहे हैं। ये ज़मीन है, ये भारत के किसानों की ज़मीन है। ये भारत के किसानों ने रेलवे को रियायती दर पर और कई जगह मुफ्त में दी थी। आप उनकी ज़मीन को कोई प्राइवेट पार्टी को कॉमर्शियल यूज़ करके प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं दे सकते। ये ज़मीन भारत के किसानों ने भारतीय रेलवे को मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपांशन के लिए दी थी। अगर आप मॉडर्नाइजेशन और एक्सपांशन नहीं करते हो तो उनकी ज़मीन उन्हें वापस लौटाइए। ये 35 साल की एडवांस लीज करके फिर कॉन्कर को किसी के हवाले करने की जो साजिश है उसका पर्दाफाश किया। और कॉन्कर कौन खरीदेगा इसमें मुझे और हिंदुस्तान के कोई व्यक्ति को कोई संदेह नहीं है, सबको पता है, क्योंकि ये तो बिना खरीदे ही वहां के स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके सीईओ साहब के कि इट इज लाइक ए ब्रीज, हम तो इजीली स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन कर लेंगे कॉन्कर का। ये अभी चालू भी नहीं हुआ है प्रोसेस, उससे पहले अभी चालू नहीं हुआ उससे पहले। और मेरा मुख्य सवाल ये है कि जब आपने कोई कंपनी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए चिन्हित कर दी तो अब आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एडवर्सली इंपैक्ट कर रहे हो। 6% लीज रेंट जो उस जमीन की है उसको 2% कर रहे हो और 2% करके भी ये कह रहे हो कि 35 साल की लीज हमें अपफ्रंट दे दी जाए। क्यों? आप क्यों करना चाहते हो ऐसे? ये सब
ये सीरीज ऑफ इवेंट्स दिखाते हैं कि किस तरह से एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी प्रॉफिट कमा रही कंसिस्टेंटली। ये कंपनी हर साल 350 करोड़ का डिविडेंड दे रही है। ये कंपनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लॉजिस्टिक्स के लिए मार्केट लीडर है। अभी आप इस कंपनी को क्यों दूसरे लोगों को हवाले करना चाहते हो? ये बड़ा सवाल हमने पूछा है इन 5 सवाल के माध्यम से। नहीं, मैं तो आपको डाटा आंकड़ा दे रहा हूं कि ये आपने कभी सुना ये ऐसा हुआ? मैं आपको समझाता हूं। मकान बेचने का आपने घोषणा कर दी, ठीक है। अब मकान बेचने से पहले जब आपने मकान को उस व्यवस्था में बेचने की घोषणा कर दी, उसके बाद में आप मकान को मॉडर्नाइज और रिनोवेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने तो घोषणा कर दी। आप क्यों कर रहे हो उसको? क्यों उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर रहे हो? ताकि कोई नया आदमी जो खरीदे उसको फायदा मिले। क्यों वो मकान में आप 6% मान लो 6% प्रति वर्ष उस मकान का भाड़ा देते थे। अब नया आदमी आए उससे पहले आपने कहा भाड़ा आप 2% ही जाओ। ये क्यों? आपने कभी सुना कि डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट घोषित होने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर रहे हो? दैट इट सेल्फ शोज कि आपके मन में क्या है, आप किनको फायदा पहुंचाना चाहते हो। मैं आपको यह कह रहा हूं कि एक कंपनी जिसका नाम APSEZ है, वो कहती है कि मैं कोट करता हूं, एक्वायरिंग कॉन्कर विल बी ए ब्रीज। वो कोट करती है कि इट कैन इजीली एक्वायर स्ट्रेटेजिक टारगेट दैट इज कॉन्कर। क्यों भाई? आप ऐसे इजीली, आपको क्या हिंट मिला? किसने हिंट दिया? कब हिंट दिया? और ये कैसे हिंट मिल गया आपको कि आप इजीली, आपके लिए हवा का झोंका है कॉन्कर खरीदना? वो कंपनी जो पिछले 35 साल से 40 साल से देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लॉजिस्टिक्स को हैंडल कर रहा है, उसको आप कह रहे हो तो हम यूं ही चलते फिरते खरीद लेंगे, डोंट वरी। जो कंपनी कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट को डिविडेंड्स दे रही है, इसको आप क्यों बेचना चाह रहे हो? और बेचने का आपने निर्णय कर लिया तो आप अपने ही 2020 का, ये मैं आपको लेटर एनेक्शन में दे रहा हूं, इस 2020 के लेटर में लिखा हुआ है 6% लीज रेंटल मिलेगा। अब आप 2 से 3% करना चाह रहे हो। ये आपकी सोच है। ये लेटर दोनों रेलवे बोर्ड के, भारत सरकार के लेटर्स है, जिसमें लिखा हुआ है कि 6% लीज रेंटल मिलेगा। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो राहुल गांधी जी ने बार बार कहा कि बड़ी मोनोपोलीज या डियोपोलीज या ओलिगोपोलीज को आप जन्म देना चाहते हो। भारत के सारे संसाधनों को, भारत के सारे रिसोर्सेज को आप एक या दो या कुछ लोगों के हवाले करना चाहते हो। और जब ये कुछ लोगों के हवाले हो गया, मैं बोलता हूं, जब आपके पास पोर्ट आपके पास आ गए, एयरपोर्ट आपके पास आ गए, ड्राई पोर्ट आपके पास आ गए, अब आप बताओ कि अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लॉजिस्टिक रोक दूं तो माल जो सामान है कंज्यूमर के लिए, उसके भाव बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ जाएंगे। तो मैं प्राइसेस को डिसाइड करने की पावर मेरे पास आ गई। आज जैसे भारत में पाम ऑयल या जो खाने का तेल मलेशिया से, इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है, अब मैं उसको रोक दूं 10 दिन के लिए, प्राइस शूट अप कर जाएंगे। आपने भारत का पूरा आयात निर्यात की जो लॉजिस्टिक है, आप एक कंपनी के हवाले या कुछ लोगों के हवाले क्यों करना चाहते हो? और जबकि वो कंपनी जो भारत सरकार रेलवे मंत्रालय के अधीन काम कर रही है, जो नवरत्ना है, जो प्रॉफिट भी कमा रही है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है, कंसिस्टेंट डिविडेंड दे रही है। हमने बार बार एक सवाल पूछा, जब आपने कहा हम 30 से 50 सालों के लिए मोनेटाइज कर देंगे, तो ये 30 से 50 साल तक आपको अब डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसकी गणना की आपने? आप बार बार कहते हो हम 6 लाख करोड़ रुपया ले लेंगे मोनेटाइजेशन के द्वारा, पर जिन कंपनियों को आप मोनेटाइज करोगे उससे आने वाली आय 6 लाख करोड़ से बहुत ज्यादा है। क्या उसकी गणना की आपने? और ये उसका एक उदाहरण है। ये कॉन्कर एक उदाहरण है इनकी पूरी ब्लूप्रिंट दिखाने के लिए कि इनके मन में क्या है। ये ऐसे ही एक एक कंपनी को टारगेट करेंगे, उस कंपनी को वीक करेंगे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को वीक करके उसमें डेट घुसा के उसके वैल्यूएशन को कमजोर करके औने पौने दाम पे बेच देंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
कई लोगों ने मेरे से पूछा कि साहब ये एनएमपी अभी कोविड के मध्य ही क्यों आया, इसका क्या कारण है? और इसका कारण है अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश का निम्नतम स्तर पे है, डिमांड लोवेस्ट स्तर पे है, लोगों के प्रॉफिट लोवेस्ट स्तर पे है। जब प्रॉफिट लोवेस्ट स्तर पे होगा तो आपके जो वैल्यूएशन होगा कंपनी का वो लोवेस्ट स्तर पे होगा। जब वैल्यूएशन लोवेस्ट स्तर पे होगा तो आप कंपनी को पकड़ा दोगे। ये राइट टाइम है आपका, जो जिसको हम क्लियरेंस सेल कह रहे हैं। क्यों क्लियरेंस सेल कह रहे हैं? क्योंकि आप पहले वैल्यूएशन को कम करते हो फिर आगे कंपनियों को पकड़ाते हो, और ये कॉनकर उसका एक नमूना है। क्यों आप अपने ही 2020 के जो ऑर्डर है उसके खिलाफ जाके आप सोच रख रहे हो कि हम 2 से 3% कर देंगे लीज लाइसेंसिंग फीस? और ध्यान रहे, कॉनकर के लिए लीज लाइसेंसिंग फीस और कोई भी लॉजिस्टिक बिजनेस के लिए लीज लाइसेंसिंग फीस, जो कि जमीन जो लॉजिस्टिक के लिए यूज करता है, ड्राई पोर्ट जो जमीन यूज करता है, वो मेजर कॉस्ट कंपोनेंट होता है। तो आप मेजर कॉस्ट कंपोनेंट को आपने आधे से कम करके दे दिया अपने मित्रों को, और कौन लेगा मैं इसके बारे में आज टिप्पणी नहीं कर रहा, पर एपीएसईजेड बोलता है हमारे लिए तो ये हवा का झोंका है। कैसे है भाई आपके लिए हवा का झोंका है? एपीएसईजेड के सीईओ साहब बोलते हैं, एमडी साहब बोलते हैं कॉनकर को खरीदना बहुत इजी है हमारे लिए, स्ट्रेटेजिक परचेज करना। क्यों साहब, ऐसा आपको क्या इंडिकेशन मिले? दैट इज व्हाट वी वांट टू आस्क द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट वी वांट टू से कि पहली बात तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट क्यों? आप दूसरी बात, आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप उस कंपनी को वीक क्यों कर रहे हो? उस कंपनी के जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है उसको कम नीचे क्यों ला रहे हो? क्यों आप इंडियन रेलवे को जो 6% लीज लाइसेंसिंग फीस मिलती थी आप 2% पे लाके उसको बेचना चाह रहे हो? क्यों? क्यों आप 5 साल के लीज पीरियड को 35 साल करना चाहते हो? क्यों आप 35 साल के लीज पीरियड जो है उसकी लीज को अपफ्रंट आज ही सारा पे आउट करना चाहते हो? क्यों कॉनकर जिसमें 1 रुपए का भी डेट नहीं है उसमें 3500 करोड़ का डेट लेके आप उस कंपनी की वैल्यूएशन को कमजोर क्यों करना चाहते? इन सवालों का जवाब भारत सरकार को देना पड़ेगा। Anything on this? We can take other questions. See, I think for last 2 months we were asking a very simple and a pointed question which can be answered in yes or no. Had Government of India, had any Ministry of Government of India had purchased officially Pegasus spyware weapon or not? No one had replied. Rajnath Singh ji had responded, my ministry had not used. Arey, then MSME ministry will say, my ministry had not used. I&B will say, my ministry had not used. We are not asking, seeking answer ministry wise. We had asked a simple question, that whether this weapon, and why we call this as a weapon, because this weapon had dented all the 4 pillars of democracy. This weapon had given a permanent dent to all the 4 pillars of the democracy, whether it's executive, judiciary, legislative or media. When the top media personals' phones are not safe, then you are weakening the media. When the ex-election commissioner of our country, the Pegasus spyware is used against him, you are weakening the constitution of our country. When this weapon is used against the CBI chiefs, then what you are trying to do? When this weapon is used against the leader of opposition, Shri Rahul Gandhi ji, when it is used against your own ministers, when it is used against the important scientists of our country, अरे वैज्ञानिक हो या प्रतिपक्ष के नेता हो या मीडिया के वरिष्ठ जन हो या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार्स हो, आपने किसको छोड़ा है? बार बार हमने सवाल पूछा, आप में क्या एक शब्द में उत्तर नहीं दिया जा सकता? आपने होम मिनिस्टर साहब ने पेगासस पे एक ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग की जगह एक लाइन लिख देते कि पेगासस देश के किसी मिनिस्ट्री ने खरीदा है कि नहीं,
प्रधानमंत्री जी दिन के ऑन एन एवरेज 14 ट्वीट करते हैं, एक ट्वीट इस पे कर देते कि पेगासस देश के खरीदा है कि नहीं, और अगर खरीदा है तो हमारे देश के जो 4 आधार स्तंभ है उसको आप डेंट क्यों देना चाहते हो, और अगर नहीं खरीदा है तो क्यों विदेशी स्पाईवेयर भारत सरकार की अप्रूवल के बिना भारत के लोगों पे उस हथियार का प्रयोग कैसे हुआ। दोनों ही स्थितियों में एक जांच की सख्त आवश्यकता है, और ये जांच वैसी जांच नहीं कि आप लीपापोती करके इसको खत्म कर दो, एक जांच हो, और हमने बार बार मांग करी है, देयर शुड बी एन इंक्वायरी दैट वेदर दिस वेपन was used for how many or more people, because we got only a example of the list, but it may be used for hundreds of more people. Who knows that in my phone also the Pegasus is there, who knows. So we demand an inquiry, we demand an answer from the government. You can't answer this in parliament. Now we are providing an opportunity to you to answer today. Answer in yes or no. Don't say खरीदा नहीं खरीदा, क्यों खरीद भी सकते हैं, उस मंत्रालय में नहीं खरीदा, उस कमरे में नहीं खरीदा. I remember a joke कि there was no electricity in the home. So someone had asked, is there no electricity in the room, in the home? Then the person responded, नहीं किचन में तो बिजली नहीं थी, नहीं टॉयलेट में भी नहीं थी, नहीं बेडरूम में भी नहीं थी, नहीं ड्राइंग रूम में भी नहीं थी, बस बरामदे में पता नहीं क्या था. अरे वी आर आस्किंग ए सिंपल क्वेश्चन दैट इज पेगासस स्पाईवेयर वेपन इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली और नॉट. यू कैन आंसर दिस इन वाई और एन ऑल्सो. यस लिखने में भी आपको ज्यादा समय लगे तो वाई लिख दो या एन लिख दो, सो दैट वी शुड नो. और दोनों ही परिस्थितियों में इसकी जांच होनी चाहिए. अगर यस लिखा है तो क्यों किस कारण से आपने इस स्पाईवेयर का प्रयोग अपने ही देश के लोगों के ऊपर किया, क्यों किया. और अगर नहीं है आंसर, इसका उत्तर नाक में है, तो बिना आपके अप्रूवल के, बिना आपकी जानकारी के विदेशी जो स्पाईवेयर देश के लोगों के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, इससे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का ब्रीच हो ही नहीं सकता. दोनों ही परिस्थितियों में जांच तो करानी पड़ेगी. आप सवालों को, आपको लगता है 1 महीना छोड़ दें तो ये सवाल दब जाएंगे, सवाल दबने वाले नहीं है. सवाल बार बार निकल के आपसे पूछेंगे पेगासस आपने खरीदा या नहीं. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जो भी उचित समझेगा वो करेगा. हम अलग से प्रतिक्रिया देंगे इसके बारे में. सर, आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस आतंक की जननी है, देश को कई शब्द दिए कांग्रेस. देखिए, जो मैं अगले 2-3 वाक्य बोल रहा हूँ, इसकी मुझे स्वयं को पीड़ा है, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में मुझे आज ये वाक्य बोलने पड़ रहे हैं. आई डोंट लाइक टू मेक दिस स्टेटमेंट बिकॉज आई हैव टू मेक दिस स्टेटमेंट्स फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री. योगी आदित्यनाथ जी सस्ती, घटिया और ओछी मानसिकता के व्यक्ति हैं. देयर इज नथिंग मोर, नथिंग लेस. आई एम आस्किंग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ से, कि आपका जो पितृ संगठन है वो अंग्रेजों की गोद में बैठा हुआ था. उस समय आपको पता नहीं था कि आतंकवाद क्या होता है. अरे हमसे आतंकवाद के बारे में पूछते हो. हमने महात्मा गांधी को आतंकवाद के का बलि चढ़ाया, हमने इंदिरा गांधी को खोया आतंकवाद में, राजीव गांधी जी को खोया, सरदार बेन सिंह जी को खोया, विद्याचरण शुक्ला जी को खोया, मोहन कर्मा को, महेंद्र कर्मा को खोया, नंद कुमार पटेल को खोया, हजारों कार्यकर्ताओं को खोया. आपने एक बूंद आपने अपना लहू दिया आतंकवाद को. अरे आप लोग तो अंग्रेजों के गोद में जाके बैठ गए थे. हमसे आतंकवाद की जननी के बारे में शर्म नहीं आई आदित्यनाथ जी को ये बोलते हुए? मुझे लगता है कि उनको ये पूछना चाहिए कि
मौलाना मसूद अजहर को कंधार में किसने छोड़ा था? मैं उनसे पूछता हूं कि आसिया अंद्राबी को पोस्टर गर्ल किसने बनाया था जम्मू कश्मीर का? मैं उनसे पूछता हूं कि मसरत आलम को किसने पनपाया था? मैं उनसे पूछ रहा हूं, और 4 तारीख को प्रेस वार्ता थी, जिस दिन भी पूछा था कि तालिबान के साथ आपका क्या समझौता है, देश को बताएं। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के विदेश मंत्री जी आके बताएं कि तालिबान के साथ आपका क्या समझौता है। आप ब्रिक्स नेशन की समिट में राष्ट्रपति पुतिन ने तालिबान की बात उठाई, पर प्रधानमंत्री जी मौन बैठे थे, और आतंकवाद की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी ने अपने लीडर्स दर लीडर्स आतंकवादियों के हमलों के कारण हमने हमारे लीडर्स को खोया। और हमसे आतंकवाद की जननी के बारे में, आतंकवाद की जननी जहां से शुरू होती है, जब अंग्रेजों की गोद में आप बैठे थे, जब महात्मा गांधी को जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी, वो देश का पहला आतंकवादी था। वो देश का पहला आतंकवादी था जिसने नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। तो द फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया इज नाथूराम गोडसे। हमसे आतंकवादी के बारे में पूछते हो। मुझे ये लगता है कि इससे बेहतर ये होता कि आप ये पता लगाते कि कलकत्ता कहाँ है और लखनऊ कहाँ है। इससे बेहतर ये होता कि आप ये पता लगाते कि अमेरिका कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है। और आप आज अपनी पुराने ढर्रे पे आ गए हो। तो इसलिए I don't want to make these harsh comments against the sitting chief minister of the largest populated state of the country, but his statements had forced me to speak that योगी आदित्यनाथ जी से घटिया, सस्ता और ओछा व्यक्ति भारतीय राजनीति में आज के समय नहीं है।